अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अगर आपको डर लगता है तो ये स्टोरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी को बंद करें, और अगर आप फिर भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास हिसार बांध लें, इससे आपकी प्रोटेक्शन भी होगी और आपको डर भी नहीं लगेगा। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम समी है और मैं आपके साथ चित्राल में पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ 2012 में पेश आया। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें चित्राल जाना पड़ा। हमारी 2 टीमें थीं जो चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड वर्क करती थी और हम रोजाना किसी नई जगह पर जाते थे। हमें रिहाइश के लिए एक गेस्ट हाउस दिया गया था, क्योंकि ये वाक़या उसी गेस्ट हाउस के मुतालिक है, इसलिए मैं उसका थोड़ा सा पस मंजर बता देता हूँ। ये गेस्ट हाउस दानियन में रिजॉर्ट पॉइंट के करीब एक कॉलोनी के आखिरी सिरे पर पहाड़ी के दामन में वाक़या था। गेस्ट हाउस यू शेप में बना हुआ था और मरकजी दरवाजा सिर्फ एक ही था। वो दरवाजा बंद हो जाता तो पूरा गेस्ट हाउस बंद हो जाता था। ये हफ्ते का दिन था। हम फील्ड वर्क के लिए कैलाश गए हुए थे और रात गए वापस आए। दूसरी टीम भी वापस आ चुकी थी। सब ने आपस में मिलकर तय किया कि चूंकि कल इतवार है और छुट्टी का दिन है, इसलिए तफरीह के तौर पर कैलाश घूमने चलते हैं ताकि तमाम मेंबरान वो इलाका देख सकें। क्योंकि हम पहले ही कैलाश से आ चुके थे, इसलिए मैं और मेरा दोस्त आफ्ताब, जो मेरा रूममेट भी, ने गेस्ट हाउस में ही रुकने का फैसला किया। बाकी टीम वाले अगली सुबह कैलाश के लिए रवाना हुए। हमने गेस्ट हाउस लॉक किया और शाही किला और शाही मस्जिद देखने चले गए। दोपहर के बाद और असर के करीब हम वापस गेस्ट हाउस पहुंचे। दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपने कमरे में लेट कर सो गए। शाम का वक्त था और चित्राल चूंकि पहाड़ी इलाका है तो शाम होते ही रात जैसा माहौल हो जाता है। कुछ देर बाद हमारे कमरे के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। वो दस्तक बहुत सस्पिशियस सी थी और मुसलसल दस्तक हो रही थी। मेरे दोस्त आफ्ताब ने मुझे जगाया कि कोई बाहर दस्तक दे रहा है। हमें लगा शायद हमारे साथी वापस आ गए होंगे। फिर दोबारा दस्तक हुई और साथ हमें 2 अफराद के आपस में बात करने की आवाजें भी आने लगी। हमने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। हम समझे शायद कोई दूसरे कमरे में गया होगा। हमने एक एक करके पूरे गेस्ट हाउस के कमरे चेक किए, लेकिन कहीं कोई नहीं था। आखिर में जब हम मेन गेट पर पहुंचे तो देखा कि वो अंदर से लॉक है। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। हम वापस कमरे में गए, लेकिन कोई बात किए बगैर अपने मोबाइल में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद दोबारा हमारे दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई और उस बार चारों तरफ से ख़वातीन की बातों की आवाजें आ रही थी, वो भी किसी अनजान जुबान में। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन कमरे से बाहर निकल आए। हम गेस्ट हाउस के डाइनिंग रूम के पास पहुंचे तो देखा 2 औरतनुमा साए खड़े थे जो आपस में कोई बातें कर रहे थे। ये मंजर देखते ही हम वहां से दौड़ पड़े। जल्दी से मेन गेट खोलने लगे तो चाबी भी हाथ से गिर गई, लेकिन हम किसी न किसी तरह बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। वहां एक पुल है जिसे च्यू पुल कहा जाता है। हम वहां जाकर बैठ गए और दूसरे साथियों का इंतजार करने लगे। जब बाकी टीम वापस आई, हम उनके साथ दोबारा गेस्ट हाउस गए और इन्हें सारा वाक़या सुनाया, मगर इन्होंने मजाक में उड़ा दिया। खैर, सब अपने कमरों में चले गए और सो गए। लेकिन रात को 12 बजे के बाद अचानक चीखों की आवाज आने लगी। मैं और मेरा रूममेट बाहर निकले तो देखा कि हमारी टीम के 2 मेंबर कॉरिडोर में सहमी हुई हालत में खड़े थे और अपने कमरे की तरफ इशारा कर रहे थे कि वहां कोई है। जब हम सब ने मिलकर उनका कमरा चेक किया तो देखा कि कमरे के अंदर मौजूद तमाम फोम, मैट्रेस वगैरह उल्टे पड़े हुए थे। हम उन दोनों को
اپنے کمرے میں لے آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ کمرے میں گئے اور روشنی بند کی تو کچھ وقت بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کچھ گڑبڑ ہے. ان میں سے ایک نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کمرے میں جو صوفہ تھا اس کا فوم ہوا میں معلق تھا، جیسے کوئی اسے اٹھائے کھڑا ہو. اس پر وہ چیخا اور باہر بھاگ گیا. وہ رات ہم سب نے ایک ہی کمرے میں گزاری. اگلی صبح ہم نے وہ گیسٹ ہاؤس فوراً چھوڑ دیا. ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی. دوستو اگر آپ میری سٹوری یہاں تک سن رہے اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اس سے آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور آپ سے میری اچھی دوستی ہو جائے گی اور میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشنز بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے. تو آئی ہوپ آپ مجھے اپنا ایک اچھا دوست بنانا چاہیں گے اور ایسے ہی ہم بن سکتے ہیں جب آپ مجھے سبسکرائب کر لیں گے. تھینک یو. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم. یہ کہانی میرے ہنی مون سے ریلیٹڈ ہے. وہ ہنی مون کیا لیکن بن گیا زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ. میرا نام فراز ہے اور یہ واقعہ میری شادی کے چند دن بعد پیش آیا. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ہم میاں بیوی پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت ہوٹل میں ہنی مون منائیں گے. ہم نے ایسا ہی کیا اور آن لائن ہی ایک ہوٹل بک کر لیا. میں ہوٹل کا نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. میں نے سوچا تھا کہ ایک پرانی خاموش جگہ جہاں زیادہ رش نہ ہو، جہاں صرف میں اور میری بیوی زنیرہ ہو، تنہائی، سکون اور صرف ہم. خیر ہمارا سارا دن سفر میں گزرا اور شام کے ٹائم ہم لوگوں نے اپنے ہوٹل میں چیک ان کیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی زمانے میں یہ ایک پہاڑی کوٹھی ہوا کرتی تھی جو بعد میں ہوٹل میں تبدیل کی گئی تھی. جگہ پرسکون تھی، ماحول خوبصورت، لیکن اندر داخل ہوتے ہی کچھ عجیب سا محسوس ہوا. ریسپشن پہ ایک دبلا پتلا سفید چہرے والا بوڑھا آدمی کھڑا تھا. وہ دیکھنے میں بھی کافی عجیب لگ رہا تھا، مگر چونکہ ہمارا سارا دن سفر کر کے تھک چکے تھے تو زیادہ دھیان نہیں دیا. اس نے میں ہلکی سی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کمرہ نمبر 302 کی چابی دی، لیکن جیسے ہم لفٹ کی طرف مڑے وہ کچھ دیر ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو پر خاموش رہا. کمرہ کافی بڑا اور خوبصورت تھا. پرانی لکڑی کی دیواریں، بڑا سا کھڑکی والا کمرہ جو باہر جنگل کا نظارہ دیتا تھا. سب کچھ نارمل تھا، یا شاید ہمیں لگ رہا تھا. ہم نے اپنا سامان رکھا، فریش ہوئے اور تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد کھانا کھانے چلے گئے. رات کا کھانا کھا کر ہم واپس کمرے میں آئے. سنیرا کو نیند آ گئی اور میں باہر کی کھڑکی سے جنگل کو دیکھنے لگا. تھوڑی دیر بعد کمرے کے اندر لائٹ ایک بار چھپکی، جیسے وولٹیج کم ہوا ہو یا جیسے کسی نے بند کر کے دوبارہ آن کیا. میں نے موبائل چارجنگ پر لگایا اور بستر پر آیا. کچھ دیر گزری ہوگی کہ اچانک زنیرا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، فراز تم نے دروازہ کھولا. میں چونکا اور کہا کہ نہیں تو. کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور بند کیا. آواز آئی تھی. میں فوراً اٹھا اور دروازہ چیک کیا، بند تھا، کنڈی بھی لگی ہوئی تھی. میں نے ہنستے ہوئے کہا شاید تمہیں خواب آیا ہو، پر دل کے کسی کونے میں کچھ چھپا ضرور تھا. ہم لوگ تھکے ہوئے تھے تو جلدی سو گئے اور اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اگلا سارا دن ہم نے گھوم کر گزارا اور رات ہم باہر کیمپ فائر میں بھی شامل ہوئے اور تھوڑا سا گھومے. واپس آ کر زنیرا نے کہا اس ہوٹل میں کچھ عجیب ہے، مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. میں نے تسلی دی اور خود بھی دل ہی دل میں سوچنے لگا ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. رات تقریباً 3 بجے میری آنکھ کھولی خود بخود. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو. میں نے آنکھیں مل کر کھڑکی کی طرف دیکھا. جان بھائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پہلے تو مجھے لگا شاید میں نیند میں ہوں، مگر پھر میں نے اپنی آنکھوں کو مل کے بڑے غور سے دیکھا
تو वहां शीशे के पार एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, बिखरे बाल और सर झुकाए, जैसे चुपचाप हमें देख रही हो। मैं फौरन उठा और लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के पास गया वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने नीचे झांक कर देखा, वहां कुछ नहीं था, और याद रहे हमारा कमरा तीसरी मंजिल पर था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है नई जगह है और मुझे वहम हो रहा हो। मैंने जुनैरा को ये बात नहीं बताई कि कहीं वो डर ना जाए। मैंने लाइट ऑफ की और वापस आकर सो गया। तो जब आंख खोली तो जुनैरा का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में अजीब सा डर, सांवली रंगत और कुछ संजीदा। मैंने पूछा, सब खैरियत है? नींद नहीं आई क्या? उसने अजीब तरह से मेरी तरफ देखते हुए कहा, फराज, मैं रात भर सोती रही मगर अजीब ख्वाब आते रहे। एक औरत जो खिड़की से हमें देख रही थी और फिर वो अचानक अंदर आ गई। मैं एकदम सुन हो गया, क्योंकि वही औरत खिड़की वाली मैं भी देख चुका था, मगर मैंने जुनैरा को तसल्ली देने के लिए वो वाकया बताना जरूरी नहीं समझा था। पर अब दोनों बातें आपस में मिल रही थी। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था, अलमारी के साथ दीवार में जुड़ा हुआ। आईने की सतह बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसके किनारे पर अजीब खराशें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। जुनैरा जब तैयार हो रही थी तब वो आईने के सामने खड़ी थी। मैं बिस्तर पे बैठा मोबाइल देख रहा था कि अचानक उसकी चीख गूंजी, फराज, ये क्या है? मैं फौरन लपका। वो पीछे हट चुकी थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या देखा? उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बाल सेट कर रही थी और पीछे तुम खड़े थे ना। मैंने आईने में देखा था तुम्हारा अक्स, लेकिन जब पलट कर देखा तो तुम यहां बैठे थे। मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया। मैं फौरन आईने के सामने जाकर देखा, मेरा अक्स मौजूद था, मगर अगले ही लम्हे मेरे पीछे से एक धुंधला सा साया हिलता हुआ महसूस हुआ। मैं उल्टा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा, वही साया, और फिर जैसे आईने के अंदर से कोई सेकंड के लिए सांस ले रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं डर के पीछे हट गया, मगर बीवी को तसल्ली दी, कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही डर रही हो। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि हमारा ट्रिप किसी वजह से खराब हो। फिर उसी दिन शाम को हमने फैसला किया कि कमरा बदलवाना चाहिए। मैं रिसेप्शन पे गया, लेकिन काउंटर खाली था, सिर्फ एक रजिस्टर रखा था और साथ में एक नोट। मैं हैरान था कि कोई इस तरह रिसेप्शन खाली छोड़ कैसे जा सकता है। खैर, नोट पढ़ा तो उस पर लिखा था, राब्ता करने के लिए बेल दबाएं, हम मौजूद हैं। मैंने बेल दबाई, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई नहीं आया। उसी वक्त जुनैरा ने मुझे कॉल की, फराज वापस आओ, वो आईना सारा ब्लैक हो गया है। मैं दौड़ता हुआ वापस कमरे में गया, दरवाजा खोला और अंदर का मंजर आज भी मेरी आंखों में नक्श है। जुनैरा बेड पर बैठकर रो रही थी, जबकि वो आईना सारा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर स्याही मल दी हो, और आईने की सतह पर उंगलियों के निशान थे, 5 वाजिया उंगलियों के निशान। मैंने फौरन जुनैरा का हाथ पकड़ा और कहा कि हम यहाँ एक रात भी मजीद नहीं रुक सकते। मगर मसला ये था कि होटल शहर से बहुत दूर था, वो रात होने को थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हमने फैसला किया कि अगली सुबह तुलू होते ही निकलेंगे, पर हमें क्या पता था कि सबसे डरावनी रात अभी बाकी थी। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, वो तेज नहीं थी लेकिन मुसलसल हो रही थी। हवा में अजीब नमी थी। जुनैरा मेरे साथ बैठी थी, हम दोनों ने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर रखी थी, टीवी भी चल रहा था, बस आवाज बंद थी, सिर्फ माहौल को नॉर्मल रखने के लिए। 1:45 का वक्त था। जुनैरा थोड़ा आराम के लिए लेट गई, मैं किताब पढ़ रहा था। तभी एक दरवाजे की एक अजीब सी आवाज आई, जैसे खटखटाहट की, ऐसे जैसे हवा से नहीं, किसी ने हिलाया हो उसे।
मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी लगी हुई थी और दरवाजा बंद था। मैं उठ कर गया, झांक कर देखा, बाहर कुछ भी नहीं। मगर जैसे ही मैं दरवाजा बंद करके पलटा, कुंडी खुद ब खुद नीचे गिर गई। ना हवा का झोंका, ना कोई जोर, बस जैसे किसी ने आहिस्ता से अंदर से खोला हो। मैं हैरान हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुनहरा जाग गई। उसने डरी डरी आवाज में कहा, फराज कुछ गलत है यहाँ। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर झांका, पूरा कॉरिडोर सुनसान, लेकिन कुछ गीले कदमों के निशान दिखाई दिए, बिल्कुल वाज़िया। और हैरत की बात यह थी, वो निशान अंदर कमरे की तरफ जा रहे थे। मतलब कोई हमसे पहले ही अंदर जा चुका था। हमने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जुनैरा मेरे साथ लगकर खड़ी हो गई। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बस खामोशी से सुनने लगे कि कमरे में कुछ है या नहीं। फिर अचानक रोशनी हल्की होने लगी। पहले बल्ब एक दफा झपका, फिर टीवी ने एक अजीब स्टैटिक की आवाज में शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे चैनल आना बंद हो गए और एक शू शू की आवाज। उससे पहले कि मैं रिमोट तक पहुंचता, टीवी पर अचानक एक फ्रेम आ गया। एक औरत का चेहरा, सफेद आंखें खुली, बगैर पलकें झपकाए मैं घूरती रही। सुनैरा ने जोर से चीख मारी, फराज वो औरत ख्वाब वाली। मैंने फौरन टीवी बंद किया। फिर पीछे से हमें लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से हमारे कांधे पर हाथ रखा। हम दोनों ने एक साथ पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कमरे के कोने में जहां वो आईना था, वहां एक साया खड़ा था, ना हिलता ना चलता, बस देख रहा था। सफेद साक्स जिसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। मैंने जुनैरा का हाथ पकड़ा और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। तभी साया चलने लगा, आईने की तरफ से हमारा बिस्तर की तरफ। हम दोनों ने बिस्तर से नीचे छलांग लगाई, कंबल खींचकर जिस्म लपेटा और खामोशी से जमीन पर बैठ गए। फिर कुछ नहीं हुआ, बस खामोशी और हमारी सांसों की आवाज। पूरी रात उसी तरह बैठे गुजर गई। सुबह होने पर हमने फौरन होटल स्टाफ से बात की। उसी बूढ़े रिसेप्शन वाले ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप कमरा 302 में थे ना? मैंने चौंक कर कहा, हाँ क्यों? वो बोला, ये वही कमरा जहां 4 साल पहले एक औरत ने अपने शौहर के साथ हनीमून पर आकर खुदकुशी की थी। शौहरा आज तक लापता है। हम आज तक उस कमरे को बंद रखना चाहते थे, मगर शायद किस्मत ने आपको बुला लिया था। मैंने गुस्से में कहा कि ये बात आप लोग हमें पहले नहीं बता सकते थे। अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तो सर झुकाकर बोला कि साहब, मैं बताना चाहता था, मगर पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हुआ कि मैं चाह कर भी आपको कुछ बता नहीं सका। सुबह की पहली रोशनी में हम दोनों ने जल्दी अपना सामान समेटा। हम जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहते थे, मगर शायद कुछ और इम्तिहान भी था। सुनहरा की आंखों में नींद नहीं थी, बस खौफ था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। अपने होटल के अमले से कुछ ना कहा, बस खामोशी से कार स्टार्ट की और निकल गए। मगर जैसे ही हम मेन सड़क पर आए, जीपीएस काम करना बंद कर गया। न सिग्नल न रास्ता। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज चमक रहा था, नो रूट फाउंड। मैंने जुनैरा को देखा, वो मुझे ही देख रही थी। शायद हम दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, हम वापस जा भी पाएंगे? हम तकरीबन 20 मिनट तक एक ही सिमत में चलते रहे। रास्ता वही, दरख्त वही, यहां तक कि कुछ मखसूस पत्थर भी बार बार दिखने लगे। जुनैरा ने आहिस्ता से कहा, फराज हम शायद किसी लूप में फंस चुके हैं। मैंने गाड़ी रोकी, सोच रहा था कि अगर वापस चलें तो शायद कोई नया रास्ता मिले। जैसे ही रिवर्स गियर लगाया, पिछली सीट से आहिस्ता से खांसी की आवाज आई। जी हाँ, गाड़ी के पिछले सीट पे जैसे कोई बैठा हो और सांस ले रहा हो। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर जुनैरा की चीख सुनाई दी, फराज वो औरत।
درختوں کے بیچ ہے۔ میں نے ونڈشیلڈ سے باہر دیکھا، درختوں کے بیچوں بیچ ایک سفید لباس میں عورت بغیر ہلے بس ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے گاڑی موڑی اور رفتار تیز کر دی، لیکن جیسے ہی تھوڑا آگے گئے سڑک پر ایک درخت کی بڑی سی شاخ گری ہوئی ملی، اتنی بڑی کہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے نیچے اتر کر شاخ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا کسی نے پیچھے سے میرا کاندھا چھوا۔ میں فوراً پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ زنیرہ کار سے چیخنے لگی، فراز، وہ عورت گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے گاڑی میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی گاڑی ریورس کی، گاڑی بند ہوگی اور اب خاموشی تھی، صرف ہمارے دلوں کی دھڑکنیں اور بارش کی ٹپ ٹپ۔ اچانک زنیرہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے ہلایا، آواز دی، پر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے بس بند آنکھوں سے دعا کی، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال لے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے بھی کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی میں کمرے کے بستر پر تھا۔ زنیرہ میرے برابر میں ہوش میں تھی، پر خاموش۔ کمرے کا بلب چل رہا تھا، کوئی سایہ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ میں نے زنیرہ کی طرف دیکھا، وہ جگہ ہمارے لیے انجان تھی۔ پھر ایک نوجوان عورت آئی کمرے میں اور ہمیں دیکھ کر بولے کہ تم دونوں اپنی گاڑی میں بے ہوش پڑے تھے، میرا بیٹا کچھ لوگوں کی مدد سے تمہیں لے کر گھر آیا۔ ہم نے ٹائم پوچھا تو شام ہو رہی تھی، مطلب ہم سارا دن بے ہوش رہے تھے۔ ہم دونوں اٹھ کر بیٹھے اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ رات وہاں گزاری کیونکہ اب ہم کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اور اگلے دن ہم واپس اپنے شہر پہنچ گئے۔ لیکن وہ واقعہ آج بھی ہمارے دماغ میں تازہ ہے۔ کبھی کبھی رات کو زنیرہ نیند میں چونک جاتی ہے، کہتی ہے، فراز وہ کھڑکی میں دوبارہ دکھائی دی تھی، اور میں کبھی کسی ہوٹل میں آئینہ نہیں دیکھتا۔ بتان میں یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی اور نہ ہی اپنا ہوم ٹاؤن، کیونکہ میری کچھ کزنز بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ ہماری فیملی بہت بڑی، یعنی میری نانی اور دادی 12 بہن بھائی تھے، اور سب کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ہم 6 کزنز ہیں، جو دراصل میری مما کے کزنز ہیں، لیکن عمر کا فرق کم ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی آپ ہی کہتی ہوں۔ ہم سب کی آپس میں بہت اچھی دوستی۔ وہ کچھ یوں کہ میری خالہ کی بیٹی کی شادی 2025 کی جنوری میں ہوئی، اور ہم نے سوچا کہ شادی کے بعد اسے دعوت پر بلاتے ہیں۔ ہم 6 لڑکیاں اپنی 2 بڑی کزنز اور خالہ کی بیٹی کے شوہر کے ساتھ ایک قریبی ریسٹورنٹ گئے۔ رات کو واپسی پر ہمیں 2 بج گئے۔ چونکہ گاڑی اپنی تھی اس لیے گھر والوں کو زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ ان دنوں مجھے شاید بخار تھا، لیکن جانا ضروری بھی تھا اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی، تو میں نے دوا لی اور آرام کیا۔ پھر شام 5 بجے ہم نکل گئے۔ مجھے عطر اور پرفیوم کا شوق نہیں، بلکہ ایک جنون کی حد تک لگا ہوا ہے۔ واپسی پر میں اپنی نانوں کے گھر چلی گئی، کیونکہ میں وہیں رکنا تھا، اور باقی کزن اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ میں نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی اور پھر موبائل استعمال کرنے لگی۔ میں اور میری چھوٹی بہن، جس کی عمر 10 سال ہے، ایک کمرے میں اکیلے تھے، اور میری عمر 18 سال ہے۔ شروع میں مجھے کچھ بے چینی سی ہوئی اور نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید بخار کی وجہ سے ہو رہا، لیکن کچھ دیر بعد میں سو گئی۔ ابھی میں سو ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ جو کھلا ہوا تھا اچانک بند ہو جاتا ہے۔ سامنے والے کمرے میں میری ماما اور نانو سو رہے تھے، اور ساتھ والے کچن میں میرے ماموں تھے، تو کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، جس سے مجھے اطمینان تھا کہ ماموں جاگ رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے لگا جیسے سامنے موجود صوفے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔
या यूं महसूस हुआ जैसे कोई अचानक इस पर उछल कर बैठा हो। फिर मुझे मुसलसल ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं बहुत डर रही थी। मुझे उस वक्त शदीद गूज़बम्स आ रहे थे, लेकिन नींद का एक अजीब सा गलबा था। मैं उठ नहीं पा रही थी। नींद में ही मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन एक अजीब सी क्रीपी स्माइल के साथ मेरे बाएं तरफ बैठकर मुझे घूर रही है। लेकिन जब मैंने दाएं तरफ देखा तो वहां भी मौजूद थी, आराम से सो रही थी। ये सब मैं ख्वाब में देख रही थी। मैंने ये भी देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मेरी मम्मा सामने से गुजर रही है। मैंने मम्मा को आवाज दी, मगर वो बगैर रुके सीधी आगे बढ़ गई। उसमें घबरा कर एकदम उठ बैठी। वाकई मेरी मम्मा ही थी जो वॉशरूम जा रही थी। मैंने इन्हें इशारे से रोका, लेकिन मम्मा को भी इस वक्त तेज बुखार था, इसलिए इन्होंने मुझे भी इशारे से रोककर खुद वॉशरूम का रुख कर लिया। मैं उठकर हिचकियों के साथ रोने लगी। ऐसा कभी पहले मेरे साथ नहीं हुआ था। मैंने अपनी बहन को जगाया। जब सारी बात बताई तो वो कहने लगी, आप ही मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैंने अभी अभी यही ख्वाब देखा है और ये भी देखा कि आप मुझे इस तरह रोते हुए जगा रही है। मैं फौरन उठी और सूर्य बकरा लगाई। तब जाके माहौल की सख्ती कुछ कम हुई। अब दोनों भागकर सामने वाले कमरे में गए तो देखा मम्मा सो रही थी। मैंने जगाकर सब कुछ बताया। नानू ने मुझे और बहन को अपने साथ सुला लिया और खुद जाकर उस कमरे में सो गई। अब फजर की अजान हो रही थी और उस कमरे का दरवाजा मुसलसल खुद ब खुद खुल रहा था और बंद हो रहा था। सब लोग सो रहे थे सिवाय हम दोनों के। हम खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। सुबह नानू ने बताया कि तुमने इतना तेज परफ्यूम लगाया था, उसी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन वैसे भी नानू के घर में रात है। मैं रात के अज़कार पढ़ती हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोती हूँ। मेरा अल्लाह पर यकीन बहुत कामिल है। मैं जानती हूँ कि सिर्फ वही मुझे बचा सकता है और वाकई इसने मेरी हिफाजत फरमाई। वही सबसे बेहतर मुहाफिज। नानू के घर मेरे साथ और भी कई वाकयात हो चुके हैं। जैसे एक बार उस कमरे का दरवाजा खुलने पर मुझे बहुत तेज रोशनी नजर आई, जैसे वहां कोई मौजूद हो। और अभी कुछ अर्सा पहले का वाकया है कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। दरवाजा बंद किया हुआ था। नानू वगैरह सैन में सोए हुए थे। जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर कहा तो दरवाजे का लॉक खुल गया। अगर सिर्फ दरवाजा बंद होता तो समझ आती कि शायद हवा है, लेकिन लॉक खुलना वाकई अजीब बात थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद नानू उठ गई हो। नमाज खत्म करके जब मैं कुरान पाक लेने किचन में गई तो नानू गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने वापस आकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और सोने के लिए लेट गई। तब मेरे कान के पास किसी ने जोर से सांस ली। मुझे ना सिर्फ उसकी आवाज आई बल्कि अपनी दिल पर भी वो सांस बकायदा महसूस हुए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे आयतुल कुर्सी पर बहुत यकीन है। मुझे लगता है कि अगर मैं आग पर भी खड़ी हो जाऊं तो कुछ नहीं होगा, बस उसी यकीन की बदौलत कि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाने वाला। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। मैं भारत से हूँ। मैं आपको ये कहानी पहले ही सुनाने वाला था, लेकिन सड़की तनाव की वजह से कुछ देर रुक जाना बेहतर समझा। मैं और मेरे दोस्त रात को जॉब से फारिग होने के बाद तकरीबन 11 बजे से 1 बजे तक हमारे इलाके के पावर हाउस के सामने एक दीवार पर बैठकर गपशप किया करते थे। सर्दी का मौसम था, इसलिए हम आग जलाकर बैठते थे। उसी दौरान मेरी नई नई एक लड़की से दोस्ती हुई थी, जिसकी वजह से मैं अक्सर दोस्तों से अलग होकर फोन पर बात करने लगता। शुरू में दोस्तों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये रोजाना का मामूल बन गया तो इन्होंने नाराज होकर मेरा फोन ले लिया और मजाक में मेरे फोन की हिस्ट्री चेक करने लगे। जब इन्होंने यूट्यूब हिस्ट्री में आपकी वीडियो देखी तो वही सुनना शुरू किया और देखते देखते सबको मजा आने लगा। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ।
پاور ہاؤس کے بالکل ساتھ ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں 3 عمارتیں ہیں. وہاں بہت بڑی بڑی جھاڑیاں جو رات کے وقت بہت خوفناک لگتی ہیں، اور وہ تینوں عمارتیں تقریباً 20 سال سے خالی پڑی ہیں. جب ہم سب آپ کی کہانیاں سن رہے تھے تو ایک دوست نے شرارت سے کہا چلو سامنے والی عمارت کا جائزہ لیتے ہیں. ہم نے بھی مان لیا اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. ہم جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے اس عمارت کے گیٹ تک پہنچے. وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا. ہم نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اندر داخل ہوئے. اندر آتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں ہمارے علاوہ بھی کئی لوگ موجود ہیں. میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کیا. ہم اندر جاتے گئے. عمارت کی حالت بہت خراب تھی. دیواروں پر پنجوں کے نشان تھے اور ہر طرف دھول مٹی پھیلی ہوئی تھی. ہم کافی دیر تک اندر رہے لیکن کچھ خاص نظر نہیں آیا. تب ایک دوست جنات کو مخاطب کرتے ہوئے زور زور سے چلانے لگا اگر یہاں کوئی ہے اور اگر تم میں ہمت ہے تو سامنے آؤ. اوف، پہلی بات تک تو ٹھیک تھا لیکن یہ جو چیلنج دے دیا، ابھی تک کچھ نہ بھی دکھے تو اس تھریڈ سے ہمیں ڈر لگنے لگا. ہم نے جب اس سے پوچھا کہ یہ حرکت کیوں کی تو اس نے کہا مجھے کافی دیر سے لگ رہا ہے جیسے ہم اکیلے نہیں ہیں. اس وقت اوپر دوسرے فلور سے کسی کے زور سے رونے کی آواز آنے لگی. ہم دوڑ کر اوپر پہنچے لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے آواز بند ہو گئی. ہم ابھی جانچ کر ہی رہے تھے کہ نیچے گراؤنڈ فلور سے ایک مرد کے ہنسنے کی خوفناک آواز آنے لگی. وہ ہنسی اتنی ڈراؤنی تھی کہ ہماری روحیں کانپ گئی. ہم نیچے بھاگے تو دیکھا کہ گیٹ کے پاس ایک کالا سایہ کھڑا ہے جیسے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا. ہم نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا. ہم سب اتنے خوف زدہ تھے کہ کسی نہ کسی طرح کھڑکی کے راستے باہر نکلے اور جان بچا کر وہاں سے بھاگے. اس رات ہم تینوں دوست ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکے. فجر کی نماز کے بعد ہم نے امام صاحب کو پورا واقعہ سنایا. امام صاحب نے ہم پر دم کیا. اس دن کے بعد ہم نے وہاں بیٹھنا تو دور اس راستے سے گزرنا بھی چھوڑ دی تھی. میری کہانی امید ہے آپ اپنے چینل پر ضرور شامل کریں گے. اللہ آپ کو اور آپ کی یوٹیوب فیملی کو اور پوری ٹیم کو برے وقت، بری ذات، بری رات اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. میرا نام سائم ہے اور پاکستان کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام میں کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ظاہر نہیں کر سکتا. ہمارے ٹاؤن میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو کہ ہانٹڈ یعنی آسیب زدہ سمجھی جاتی ہیں. آج میں آپ کو ان میں سے ایک جگہ کے متعلق ایک چھوٹی سچی کہانی سنانے چاہ رہا ہوں. میں روزانہ رات 8 بجے سے 9:30 بجے تک جم جاتا ہوں. کل بھی معمول کے مطابق میں جم گیا لیکن وہاں جا کر احساس ہوا میں اپنی کچھ جم کی چیزیں گھر بھول آیا. کیونکہ میرا جم گھر سے کچھ فاصلے پر ہے اسی لیے میں فوراً موٹر سائیکل پر واپس گھر آ گیا. اب یہاں سے کہانی کا اصل آغاز ہوتا. جب میں واپس جم جانے لگا تو سوچا کہ جس راستے سے آیا تھا وہاں سے جاؤں گا تو زیادہ وقت لگے گا، اس لیے میں نے ایک شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا. اب میں آپ کو ذرا وہ راستہ سمجھا دوں. وہ ایک تنگ اور گندی سی گلی ہے جس کے ایک طرف ایک پارک ہے جو کہ آسیب زدہ مشہور ہے اور دوسری طرف ایک پرانا ویران گودام ہے. ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گلی نکلتی ہے جس سے گزر کر میں جم کا فاصلہ ادا کر سکتا تھا. میں اس گلی میں موٹر سائیکل لے کر داخل ہو گیا لیکن یہ بھول گیا تھا کہ وہ گلی ہانٹڈ سمجھی جاتی ہے. جیسے میں اس گلی میں داخل ہوا مجھے ایک عجیب سی منفی توانائی محسوس ہوئی یعنی کہ نیگیٹو انرجی، اور اچانک میری بائک بھاری ہو گئی جیسے کہ اس کی پچھلی سیٹ پر کوئی بہت وزنی چیز بیٹھ گئی. اس گلی میں ایک دیوار کچھ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. جیسے ہی میں اس دیوار کے پاس سے گزرا 2-3 سیکنڈ بعد مجھے کسی کے زور سے چیخنے کی آواز سنائی دی. میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور فوراً بائک کو تیز کر دیا. میرے پاس 125 cc بائک ہے. میں نے پوری ریس دبائی لیکن بائک جیسے
और भारी होती जा रही थी और वो चीखने की आवाज भी तेज से तेज तर होती जा रही थी। वो आवाज इतनी अजीब और गरीब थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। जब मैं उस जगह से कुछ आगे निकला तो मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता गया वो आवाज बंद होती गई और बाइक से भी वजन कम होता गया। जब मैं गली के आखिर तक पहुंचा तो एक भारी, गहरी और पुरस्कार आवाज मेरे कानों में आई, आज तू बच गया लेकिन आइंदा नहीं बचेगा। मैं खौफजदा होकर जिम पहुंचा। जिम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। वो आवाज मेरे कानों में मुसलसल गूंज रही थी। मेरा जिम ट्रेनर समझ गया कि मैं किसी परेशानी में हूँ। जब उसने पूछा तो मैंने उसे सारा वाकया सुना दिया। उसने बताया वो जगह वाकई बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और मगरिब के बाद वहां ऐसी मखलूकात मुतहरक हो जाती हैं, यानी एक्टिव हो जाती हैं। जब मैं जिम से फारिग होकर वापस जाने लगा तो मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने जिम ट्रेनर को कॉल की। वो आया तो अपनी बाइक से मेरे बाइक को धक्का लगाकर मुझे घर पहुंचाया, लेकिन पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगता रहा कि कोई मुझे घूर रहा है और वो आवाज मेरे कानों में जैसे चिपक कर रह गई थी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मखलूक से महफूज रखे, आमीन। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और शॉर्ट स्टोरी की। मेरा नाम अयान है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कई महीनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और मेरी बहन को भी आपकी वीडियोस बहुत पसंद। मैं आपको अपने खालू का एक हकीकी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। बात कुछ यूँ है कि मेरे खालू ने अपने एक दोस्त की शादी में जाने का इरादा किया। वो शादी एक गरीब की बेटी थी, इसलिए मेरे खालू ने कहा कि चलो मैं भी कुछ पैसे वगैरह दे दूंगा। गरीब की बेटी है, अल्लाह का शुक्र है कि शादी बखैर व आफियत हो गई। शादी के बाद उनके जो दोस्त थे उनकी 2 बहनें थी, एक शादीशुदा और एक कंवारी, और शादीशुदा बहन का शौहर भी उनके साथ था। उनके दोस्त ने मेरे खालू से कहा कि यार अपनी गाड़ी निकालो, तो मेरे खालू ने कहा कोई मसला नहीं, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। गाड़ी में जो लोग बैठे थे मेरे खालू ड्राइव कर रहे थे। शादीशुदा बहन का शौहर मेरे खालू के बराबर में बैठा, पीछे उनके दोस्त कंवारी बहन और शादीशुदा बहन बैठी थी। वो शादी कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर थी। जब वो सब वापस निकले तो रास्ते में एक नहर आती है। जैसे ही वो उस नहर के पास से गुजरे, अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई चीज बहुत जोर से सामने वाले शीशे पर गिरी। दान में इतनी जोर से गिरी कि पूरी गाड़ी हिल गई और सड़क पर टेढ़ी हो गई। मेरे खालू माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्राइवर है। इन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी खुद को संभाल लिया, लेकिन गाड़ी के नीचे से किसी चीज के घसीटने की बहुत जोर की आवाज आ रही थी। मेरे खालू ने सोचा कि अगर मैं गाड़ी रोकता हूं तो मुमकिन है कि मखलूक इन्हें नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने गाड़ी बिल्कुल भी आहिस्ता नहीं की और काफी दूर जाकर जहां टूल नाका था वहां से आके एक ढाबे पर गाड़ी रुकी और नीचे झुककर गाड़ी के नीचे देखा तो अदनान भाई आप यकीन करें गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं था। मेरे खालू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चाय पी लेते हैं और यहाँ से निकल। ये तो कुछ भी नहीं था, असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। चंद किलोमीटर और चलने के बाद इनके दोस्त की कंवारी बहन ने अचानक उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। वो कह रही थी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। मेरे खालू फौरन समझ गए कि ये लड़की नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। इन्होंने इसके भाई अपने दोस्त से कहा तुम बिल्कुल खामोश रहो, इसे बोलने दो। सब लोग बहुत डर गए, लेकिन मेरे खालू को इन सब चीजों से बिल्कुल भी खौफ नहीं आता। कुछ देर के बाद वो लड़की अचानक खामोश हो गई। उनका जो बहनोई मेरे खालू के साथ बराबर में बैठा था फिर वो शोर मचाने लगा, बार बार यही कह रहा था गाड़ी रोको गाड़ी रोको। फिर उसने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश। मेरे खालू ने फौरन एक हाथ से उसका कांधा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाते रहे। जैसे ही मेरी खाला ने इसे अंदर खींचा और गाड़ी का दरवाजा बंद किया, अदनान भाई फिर से वो मखलूक की
बहन पर चढ़ गई। इस तरह कुछ देर के बाद सब खामोश हो गए। फिर हम रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके। किस्मत से वो चाय वाला दरअसल एक तांत्रिक आमिल था। नान भाई यकीन माने, उसने बगैर हमसे कुछ पूछे हमें सारी बात बता दी। हमने उससे कहा कि भाई कुछ ऐसा कर दो कि हम खैरियत से घर पहुंच जाएं। उसने कुछ मंत्र पढ़े और अल्लाह का शुक्र है हम आराम से घर पहुंच गए। मगर अदनान भाई वहीं से एक नया मामला शुरू हुआ। मेरे खालू ने अपने चचा को फोन किया और सारा वाकया बता दिया। उनके चचा ने कहा मैं अमल तो कर दूंगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर इन्होंने कहा 2 अंडे ले लो और जो मैं अमल बताऊंगा वो एक जंगल में जाकर पढ़ना है। अदनान भाई उनकी सगी बहन जाने से मना करने लगी। मैंने कहा क्या पागल हो, अपनी बहन की हालत देखो। तो उसने कहा चलो मैं चलता। फिर अदनान भाई मैंने जो अमल उन्होंने बताया वो सब कुछ पढ़ा। फिर उन्होंने कहा अंडों पर फूंक मारकर दरिया नदी के किनारे फेंक दो मगर खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना। आप यकीन करें जैसे ही अंडे फेंके पीछे से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। फिर जैसे ही हम वापस गाड़ी में बैठे घर से फोन आया कि जाओ अब सब कुछ ठीक है। अदनान भाई उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी और अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।